हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और हम लोग पहली ही क्लास में हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका समुच्चय। तो इसको हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिसने पहले आपने 10th में मैथ पढ़ी होगी तो थोड़ा लेवल आपने पढ़ा होगा और कुछ नहीं पढ़ा होगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इस पेपर को, मैथ के आपके सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आप लोगों को एक एक बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोगों को, अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देखें तो आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक समझ में आ जाएं और आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज अपनी क्लास 11th का पहला चैप्टर समुच्चय स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग आपके बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एकदम ही बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आइए देखते हैं समुच्चय। तो हम लोग बात करते हैं समुच्चय की। तो समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट। सेट, अब सेट होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी चीज अगर आपके पास आती है तो उसकी एक जरूरत होती है। सेट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो सेट एक बहुत ही ऐसी चीजें हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप सेट हमेशा यूज करते हैं। जैसे अगर आप सुबह रात को खाना खाने बैठते हैं तो आप कहते हैं डिनर सेट ले आओ, कहते हैं ना। चाय पीने बैठते हैं, टी सेट ले आओ। तो क्या होता है कि वस्तुओं का संग्रह। अब जैसे आप जब डिनर सेट बोलेंगे तो उसमें एक ही चीज तो होगी नहीं। अब आप डिनर करने बैठ रहे हो तो आपको प्लेट भी चाहिए, कटोरी भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए, पानी पीने के लिए ग्लास भी चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम कई सारी वस्तुओं को एक ही साथ उनका सेट बना लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं, समुच्चय। ये हमारा क्या होता है, समुच्चय। ठीक। तो देखिए, अब सेट में वस्तुओं के संग्रह और सेट में बस एक थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस होता है कि हम लोग, सेट है क्या। अगर हम लोग प्रॉपरली सेट की बात करें कि सेट किसे कहते हैं, तो देखिए, जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वस्तुओं के समूह को या संग्रह को ही सेट कहते हैं। लेकिन एक चीज बस यहां पे देखिए, मैथ, अगर हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे तो एक चीज यहां पे बस चेंज हो जाती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। मतलब जो भी हम लोग समुच्चय की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग जितनी भी सेट बनाएंगे वो सभी परिभाषित होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समुच्चय की परिभाषा लिखते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक। अब सुपरिभाषित, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड। मतलब कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आप उन चीजों को, जैसे अगर आपने कोई चीज एक बार ले ली है तो आप उसको रिपीट ना करें, आप उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। वस्तुओं को, वस्तुएं क्रम आगे आगे पीछे हम कर सकते हैं लेकिन वस्तुओं के क्रम में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो सेट अगर आपको दिया है तो आप उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक। तो देखिए, अगर अब हम लोग बात करते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं हम। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आपने पढ़ाई होगा, तो हम लोग इसको लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग इसको कैपिटल लेटर में लेंगे। किस में लेंगे, कैपिटल लेटर में। तो यहां से हमने एक बात क्या सीखी कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, ऐसे भी कह सकते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक। अब देखिए, समुच्चय को लिखते कैसे हैं। जैसे हमने कोई समुच्चय लिखा, एक
ठीक है, ये आपका एक समुच्चय हो गया। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, समुच्चय को जब हम लिखते हैं तो प्रदर्शित किससे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। किससे प्रदर्शित करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। और इसको हमेशा एक मझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं समुच्चय को। और समुच्चय के जो इसके अंदर जो ये वस्तुएं हैं इनको हम कहते हैं अवयव। समुच्चय को क्या कहते हैं? अवयव, एलिमेंट्स। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, इनको हम एक के बाद एक कॉमा लगा करके लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से हम किसी समुच्चय को लिखते हैं। जैसे अगर हमें कुछ अवयव दिए जाएं 2, 4, 6, 8 और 10 और कहा जाए कि इनका एक समुच्चय बनाइए, इनका क्या बनाइए? एक समुच्चय बनाइए, तो हम लिखते हैं कोई भी हम इनको, जैसे हमने बी से दिखा प्रदर्शित कर दिया तो हमने बी लिखा, मझला कोष्टक बनाइए, सारे अवयवों को एक के बाद एक कामा लगाकर लिखिए। अब देखिए यहां पे हमने एक बात किया था सुपरिभाषित की। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप चाहें तो इसको हम ऐसे लिखें 2, 4, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 के साथ एक और एलिमेंट हो 2, ठीक है, एक और अवयव हो 2, तो अब कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए। तो लेकिन देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 10 के बाद 2, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है। और समुच्चय में हम किसी भी अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो अगर प्रश्न में 2 बार दिया भी है तो भी हम उसको एक ही बार लिखेंगे, तो यहां पे ये नहीं होगा। तो समुच्चय हमारा सेट यही बनेगा। ठीक, तो ये है हमारा समुच्चय। हमने इसमें क्या देखा कि समुच्चय क्या है? वस्तुओं का संग्रह है। कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए, वस्तुएं सुपरिभाषित होनी चाहिए। और समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और देखिए समुच्चय के अवयवों को लिखने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो, जैसे समुच्चय के अंदर, तो याद रखिएगा हम लोग इनको अवयवों को छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ समुच्चयों को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी, क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4 और ये कहां तक जाती हैं? अनंत तक चलती चली जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं? यन से। कैपिटल यन अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए अब समुच्चय है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मझला ब्रैकेट। ठीक, इसी के साथ कुछ और आपने पढ़ा होगा, जैसे पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं। ठीक, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक के समुच्चय को जेड को कहीं कहीं आई से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जेड लिखा है तो हम लोग जेड लेके ही चलेंगे कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? जेड है। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू। क्यू है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्यू है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जहां क्यू 0 के बराबर न हो। जहां क्यू 0 के बराबर न हो, मतलब क्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए किसी संख्या का हम अगर हर 0 हो जाएगा तो वो संख्या को हम अनंत मान लेते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि ये संख्या परिभाषित नहीं है, तो इसको हम वैल्यू इसके अनंत मान लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए 0 से किसी संख्या में 0 भाग दीजिए, ठीक है, तो भाग चला जाएगा। 4 को 0 टाइम ले जाइए 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग दीजिए
जीरो को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, भाग चला जाएगा, आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन अगर आप जीरो से किसी संख्या में भाग दो, 5/0, 6/0, तो ये सब परिभाषित नहीं होते, ये भाग तो परिमेय संख्याएं वही होती हैं जो p/q के रूप में, मतलब एक भिन्न के रूप में लिखी जा सके और उनका हर जीरो न हो। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आगे हम लोग लिखते हैं z+। देखिए z क्या था? पूर्णांकों का समुच्चय, ऊपर प्लस लग गया तो ये क्या हो जाएगा? धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब धन पूर्णांकों के समुच्चय से क्या हुआ? धन पूर्णांकों के समुच्चय का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसमें जो भी पूर्णांक लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें हम माइनस वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले समुच्चयों को लेंगे। ठीक, इसके साथ हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे Q+। अब Q+ क्या हो जाएगा? Q था हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो Q+ क्या हो जाएगा? धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, इसी तरीके से अगर जैसे हमने एक और ले, R होता है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल R को हम क्या लिखते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और देखिए अगर हम यहीं पे ले लें, क्या ले लें? R+, तो ये हमारा हो जाता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझ आई बात? ये सब क्या है? देखिए ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं जितने हैं। ठीक, तो हम हर लेटर, अंग्रेजी का एक अल्फाबेट एक समुच्चय को प्रदर्शित करता है अगर वो कैपिटल लेटर में लिखा गया हो। ठीक, और अगर हम उसमें अवयवों को लिखते हैं तो पहले हम उसमें एक मझला ब्रैकेट लगाते हैं और हर एक अवयव के बाद हम कामा लगाते हुए एक के बाद एक दूसरे को लिखते चले जाते हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारी समुच्चय की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि समुच्चयों और उसके अवयवों के संबंधों के बारे में। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय आपको दिया है, a = 2 4 6 8 10। ठीक, ये समुच्चय आपको एक दिया गया है। तो अब हमसे कभी कभी ये पूछता है, अगर मान लो एक अवयव है 5, ये 5 क्या इस a का अवयव है? अब देखिए जब आपको समुच्चय लिखा हुआ है, आप देखिए कहीं इसमें आपको 5 दिख रहा है? नहीं, तो मतलब 5 इस a का अवयव नहीं है। और अगर हम पूछें आपसे कि 4, तो हाँ, यहां पे हमको 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 क्या है? 4 इस समुच्चय का अवयव है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? तो देखिए ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है एप्साइलन, ये एक संकेत होता है एप्साइलन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्साइलन। ठीक है, ये एक संकेत है, इसके द्वारा हम किसी अवयवों को दिखाते हैं कि वो उस समुच्चय में है अथवा नहीं। जैसे आपसे पूछा कि क्या 4 a का अवयव है, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, 4 बिलोंग्स टू a। और इसको ये जो है ये हमारा एप्साइलन है, कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? एप्साइलन कहते हैं। और अगर इसको हिंदी में हम लिखें तो लिखते हैं 4 a का अवयव है। ठीक, और अगर अभी आपसे कहें, जैसे हम 5 की बात करें, 5 a का अवयव नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं 5। देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 5 a का अवयव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 5 a का अवयव है? नहीं है, तो हम इसको ऐसे काट देते हैं, या इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। और अगर हिंदी में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 5 a लिखिए या समुच्चय a लिखिए, बात वही है, का अवयव नहीं। ठीक, तो आपको बस इतना ही देखना है कि वो उसका अवयव है या नहीं है। अगर वो उस सेट में उपस्थित है तो वो हमारा अवयव होगा,
अगर वो उस सेट में उपस्थित नहीं है तो वो हमारा अवयव नहीं होगा। अब इसको हम दिखाने के लिए बस एक ये एप्सिलॉन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर वो उसमें उपस्थित है तो हम लिखते हैं कि वो उसमें बिलोंग कर रहा है, हम एप्सिलॉन का चिन्ह लगाते हैं, और अगर उसमें उपस्थित नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का चिन्ह लगाते हैं। बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, ये सी को आप बीच से ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये आपका एप्सिलॉन हो गया। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट लिखना है तो आप इसको काट दीजिए, ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब हम चलिए थोड़ा सा कुछ हम लोग आपके एनसीआर सिलेबस आपका एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे, तो कुछ प्रश्नों की बात करते हैं कि कौन सा आपका, पहले हम लोग सुपरिभाषित संग्रह की बात करेंगे कि कोई चीज अगर हम पढ़ते हैं तो वो समुच्चय है अथवा नहीं है। उसके बाद हम उसके अवयवों की बात करेंगे, और जब इतना हो जाएगा तब हम लोग आएंगे समुच्चय निर्माण विधि, कि हम लोग किसी समुच्चय को बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। अगर कोई समुच्चय हम लोगों को दिया गया है तो हम लोग उसको कैसे लिखें। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे पहला है इसमें हम आपकी एनसीईआरटी की प्रश्नावली लेते हैं 1.1। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखिए हम लोग लेते हैं, पहला प्रश्न है इसमें, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए अब महीने कितने होते हैं, 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो सबको पता है। तो उसमें हमको कौन सा चाहिए, जो जो जे से स्टार्ट होता हो। अब देखिए क्या 12 महीनों में से आप उन महीनों को निकाल सकते हैं जो भी जे से स्टार्ट होते हैं। हाँ हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक समुच्चय है, क्योंकि ये परिभाषित है। हमें अब निकालिए कौन कौन से समुच्चय को आप निकालेंगे। देखिए जनवरी जुलाई और जून 3 मिले, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक समुच्चय हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन लें कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन लें तो अगला क्या कह रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग बहुत ही आराम और बेसिक लेवल से चलेंगे हर क्वेश्चन को हल करते हुए। तो इसमें लिखा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए अब इसमें अगर आप सोचेंगे कि क्या एक समुच्चय है तो कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए समुच्चय की परिभाषा ये होती है कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, लेकिन अब लेखक तो बहुत सारे हैं, सब अच्छे हैं। अब हम ये तय कैसे करेंगे कि कौन प्रतिभाशाली है कौन प्रतिभाशाली नहीं है। यहां पे हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, या कोई फार्मूला तो आपको दिया नहीं है कि आप इससे कैलकुलेट कर लो कि ये प्रतिभाशाली है और ये प्रतिभाशाली नहीं है। तो इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं है। ये क्या है, समुच्चय नहीं है। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से हम लोग करेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह तो निकालते हैं। अगर हमसे पूछे कि विश्व के बल्लेबाजों का संग्रह बताइए, तो जितने क्रिकेटर्स हैं उसमें जो भी बैटिंग करते हैं हम सबका नाम लिख सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अब सर्वश्रेष्ठ को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कोई इसकी प्रतिभा पैरामीटर तो दिया नहीं है कि जो इतने शतक मारा हो, इतने चौके छक्के मारा हो, वो हमारा क्या हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया, और जो नहीं मार पाया वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ। तो ये भी आपका एक समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप बताइए हमको, क्या एक समुच्चय है। हाँ ये एक समुच्चय है। कैसे, कह रहा है आपकी संख्या के आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा कौन सी है,
11। अब आपकी 11 कक्षा 11 में कितने बालक पढ़ते हैं ये तो आप सबको पता ही है। नहीं पता है तो स्कूल का रजिस्टर देखेंगे तो आपको सारे बच्चों के नाम मिल जाएंगे। तो हाँ, ये एक समुच्चय है क्योंकि हम इसमें निकाल सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक। अब जैसे हम कह लें कि आपके द्वारा कक्षा 11 में पढ़े जाने वाले विषयों का संग्रह, तो ये भी एक समुच्चय है क्योंकि आप निकाल सकते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये भी एक आपका समुच्चय हो जाता है। ठीक। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसका अवयव है अथवा नहीं है, तो देखिए हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आपका क्वेश्चन है, पहले हमें एक समुच्चय दिया है, ये हमारा एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, और फिर हमसे इसने पूछा है देखिए मैं नंबर ही नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे लिखते चला जा रहा हूं। ठीक। देखिए ये थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है। तो अब हमको इसमें कह रहा है आप बताइए कि ये जो दिए गए नंबर हैं कौन इसका अवयव है और कौन नहीं है। तो देखिए अवयवों को दर्शाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन का प्रयोग। ठीक। अब देखिए जो इसमें होगा वो उसका अवयव होगा, जो उसमें नहीं होगा वो उसका अवयव नहीं होगा। बहुत साधारण सी बात है। तो आइए हम लोग करते हैं। अब देखिए 5 पहला हमको दिया है 5, तो अब ढूंढिए क्या कहीं इसमें 5 है, तो हाँ 5 इसमें है, 5 इसका अवयव। आगे हम लोग बात करते हैं 8 की। अब देखिए क्या इसमें 8 है, नहीं, इसमें तो भैया 6 तक ही है, 8 तो यहाँ से गायब है। तो जब 8 नहीं है तो 8 उसका अवयव नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 8 इसका अवयव नहीं है। इसको पढ़ते हैं 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। और यहाँ लिखते हैं 5 समुच्चय ए का अवयव है। अवयव, सदस्य, वस्तु, बातें सब एक ही चीज होती है कि 5 ए का सदस्य है, 5 ए का अवयव है, एक ही बात है। ठीक। आइए आगे देखते हैं 0। तो क्या कहीं आपको इसमें 0 दिखाई दे रहा है, नहीं भैया, यहाँ तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम, डज नॉट बिलोंग टू, 0 ए का अवयव नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4। तो 4 देखिए, हाँ 4 भी हमारा इसमें प्रेजेंट है, तो जब 4 है तो 4 भी इसका एक अवयव हो जाएगा। 4 समुच्चय ए का अवयव है, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। आगे देखिए फिर हम बात करते हैं 2 की। तो देखिए 2 भी आपका है इसमें, तो 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए का अवयव है। आगे देखते हैं 10। अब देखिए यहाँ पे 10, जब 8 ही नहीं था तो 10 कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारा समुच्चय में सिर्फ देखिए कितने अवयव, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही है और 6 तक ही है, तो 10 तो हो ही नहीं सकता। 4 हमारा ए का अवयव नहीं, सॉरी 10 हमारा ए का अवयव नहीं है, 4 तो है। ठीक। तो इतनी बातें हो गई कि कौन इसका अवयव है और कौन इसका अवयव नहीं है। ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं समुच्चयों को प्रदर्शित करने की विधियां, कि समुच्चयों को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को 2 विधियां बताई गई हैं। पहला रोस्टर विधि, समुच्चय निरूपण की विधियों में हमको 2 विधियां बताई गई हैं, एक रोस्टर विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक। तो पहला हमारा क्या है, देखिए हम लोग दोनों को पढ़ते हैं एक के बाद एक। रोस्टर विधि, ठीक, और दूसरा हमारा होता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों चीजों को जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो पहला देखते हैं रोस्टर मेथड। तो देखिए रोस्टर मेथड में हम अभी तक जैसे हमने जितना समुच्चय लिखा वो सभी रोस्टर मेथड का क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक समुच्चय होता है उसके अवयवों को ले लेते हैं। ठीक। जैसे हमने कहा कि 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। क्या, 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक। देखिए हम इसको आपको दोनों तरीकों से लिख करके दिखाते हैं। 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का
समुच्चय। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर हमको इसको रोस्टर विधि में लिखना है तो देखिए 1 से 10 तक जाना है तो आपको क्या क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 और 10। बस यहीं तक जाना है क्योंकि 1 से हमको 10 तक लिखना है। तो देखिए रोस्टर विधि में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि बस आप इसको समुच्चय दिखाना है तो कोई एक अंग्रेजी का बड़ा अल्फाबेट ले लीजिए, ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद इसको आप मझले कोष्ठक में लिख दीजिए और इसके सभी अवयवों को कामा लगा करके लिखते चले जाइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एक समुच्चय रोस्टर विधि से। ठीक, इसी तरीके से हम लिखते हैं। जैसे हम लिखें कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो अब सम संख्या क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए पूरी पूरी, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। तो निकाल लीजिए पहली 5 सम संख्याएं कैसी होगी? पहला तो हो जाएगा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हमको मिल गया। ठीक है, अब हम इसको समुच्चय में लिखते हैं। तो कोई भी अंग्रेजी का एक बड़ा अल्फाबेट ले लीजिए जिससे हम उस समुच्चय को निरूपित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने बी ले लिया, ये बी हमारा एक समुच्चय हो गया। एक मझला कोष्ठक हम लगाएंगे और सारे अवयवों को एक के बाद एक कामा दे करके लिखेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 2 4 6 8 10, ये हो गया हमारा प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो समझ आई बात? इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी एक ही अवयव को, एक ही सदस्य को, एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक, 2 बार हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे अगर कोई हमको संख्या दे दे, जैसे यहां देख लेते हैं, अगर कोई संख्या दे दे कि 2 4 6 4 5 7 2 6 7, कह दे कि इनका समुच्चय बनाइए। आपसे कह दे कि इनका समुच्चय बनाइए। तो देखिए याद रख, आप कैसे लिखेंगे? लिखिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट बनाइए और लिखिए 2, 2 लिखिए। फिर अगला है 4, 4 को लिखिए। फिर है 6, 6 को लिखिए। 6 के बाद देखिए फिर 4 है, लेकिन यहां हम लोगों ने एक बार 4 को लिख दिया है ना, तो हम दोबारा उस अवयव को नहीं लिखेंगे। तो ये 4 नहीं लिखा जाएगा। ये लिख गया, ये लिख गया, ये 4 के बाद आते हैं 5, 5 नहीं लिखा है, हम यहाँ नीचे लिख देते। नहीं रुकिए, आपकी सुविधा के लिए हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं c बराबर 2 4 6, 4 नहीं लिखना है दोबारा। फिर हम लोग आते हैं 5 पे, 5 5 के बाद फिर आते हैं 7 पे। अब 7 के बाद देखिए फिर आता है 2, तो यहाँ हम 2 को लिख चुके हैं, तो इस 2 को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 6 पे, तो यहाँ भी हम 6 को लिख चुके हैं, तो 6 को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग आते हैं 7 पे, तो 7 को भी हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये समुच्चय हमारा ये हुआ 2 4 6 5 और 7। इसमें हम लोग किसी भी अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, इसको हम लोग मझले कोष्ठक के अंदर एक डाट लगा के शब्दों के अंदर संख्याओं को निरूपित करते हैं। जैसे इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, तरीका बस यही होता है। देखिए जैसे अगर हमको कोई समुच्चय लिखना है मान लीजिए, तो लिखने का तरीका ये, एक अंग्रेजी अल्फाबेट लेंगे हम अपना समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे सबका नाम होता है ना, आपका अपना नाम होता है, आपको घर में सब लोग अपने नाम से बुलाते हैं, उसी तरीके से हमारे अल्फाबेट में जब हम लोग यहाँ पे समुच्चय को लिखेंगे तो ABCD उसको हम लोग नाम देते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, इसको लिखते हैं यक्स, यक्स। फिर कॉलन में डॉट चिन्ह लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? यक्स सच दैट यक्स, या यक्स इस प्रकार है कि। अब यक्स क्या दिखा रहा है वो आप अपने शब्दों में यहाँ लिखते हैं और फिर आप मझला कोष्ठक को बंद कर देते। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नया लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। हम लोग इस पर अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए ये होता है समुच्चय निर्माण विधि के लिखने का तरीका। ठीक, अब जैसे कहे कि अब जैसे हम लोग इसी को लिखते हैं, देखिए 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखिए। अब हम लोग सब देखिए इसको कितने तरीके से हम लोग लिखते हैं। पहला ऐसे लिखते हैं, a बराबर
यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार है कि, अब यक्स क्या है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। और क्या हमको किसी को छोड़ना है, नहीं, 1 से चलना है और सारी संख्याओं को 10 तक लेकर के जाना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं है। ठीक है, एक इससे लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको समझना है। यक्स क्या है, यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। यक्स क्या है, यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार, सच दैट मतलब इस प्रकार, हिंदी में बोलिए इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिखिए, ए यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और जहां यक्स 11 से छोटा है। देखिए ये छोटे का चिन्ह होता है, अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं तो जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर बंद होता है वो संख्या ये छोटी है और ये बड़ी है। तो देखिए यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां यक्स लेस देन 11, यक्स 11 से छोटा है। अब आप सोचिए कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से, शुरू कहां से होती है, 1 से, और भैया 11 से छोटी लेनी है, तो 11 से छोटा क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 और 11 के बीच में तो कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, दो संख्या, हमें पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याओं में कि 1 से 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, लेकिन वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो इस तरीके से हम अपने जो भी दिया होगा प्रश्न उनको लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको समझ में आता है वो लाइन लिखिए, बस यक्स परिभाषित होना चाहिए। यहां पे हम यक्स को अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं। ठीक, यहां पे हम उसको डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखते हैं कि अगर कहा है कि 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को लिख देंगे। यहां हमसे कहता है समुच्चय निर्माण विधि, हम समुच्चय को बनाते हैं, तो जब हम समुच्चय को बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि ये है क्या। तो यक्स, ये यक्स एक अवयव है, यक्स क्या है हमारा, यक्स एक अवयव है, और कैसा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। यक्स क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, अगर आपसे कह दे कि जैसे इसको हमने लिखना है प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसको बी ले लीजिए, यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। यक्स क्या है, प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। यक्स क्या है आपका, पहली 5 संख्याएं हैं। चलिए इसी में हम लोग 1-2 और क्वेश्चन लिखते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब जैसे आपको दिया है हम लोग आगे आपके इसी क्रम में प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें तीसरा है आपका कि सम संख्याओं को रोस्टर के रूप में लिखिए। आपको संख्याएं दी गई हैं और उसको हमको एक रोस्टर विधि में लिखना है। तो देखिए अगला मतलब समुच्चय निर्माण विधि में दिया है और आपको रोस्टर विधि में लिखना है। तो देखिए अब दोनों को हम एक साथ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये तीसरे का फर्स्ट है आपका, ए बराबर यक्स, जहां यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है, और आप कामा लगाइए, आप और लिख दीजिए -3 लेस देन एक्स। ये देखिए अब ये किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप, किस रूप में है, समुच्चय निर्माण विधि में। यहां पे हमसे कहता है कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन यक्स लेस देन 7। मतलब यक्स क्या है, देखिए यहां पे बताया है कि यक्स क्या है, एक तो यक्स है पूर्णांक, एक तो यक्स क्या है पूर्णांक, और दूसरा -3। मतलब अब देखिए जब ऐसे लगा है तो मतलब यक्स बड़ा है और 3 छोटा है। तो कह क्या रहा है कि यक्स क्या है, पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, जो -3 से बड़ा है और
7 से छोटा है, 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक, यक्स 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, ए दिया है तो हम ए लिख लेंगे। अब याद करिए, -3 से बड़ा पूर्णांक खोजिए। तो संख्या रेखा पे आप पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे धन पूर्णांक हो गए। और इधर -1, -2, -3, -4 ये हमारे ऋण पूर्णांक। जीरो आपका जीरो शून्य पूर्णांक है ही। ठीक, तो अब लिखिए 3 से, देखिए 3 से हमको कहाँ जाना है? बड़ा लेना है। तो 3 से बड़ा जाइए, क्या है? 2 है, 1 है। आइए -2, -1, 0। अब इसके बाद देखिए कहाँ तक जाना है आपको? 7 तक आपको जाना है। ठीक, तो आइए 7 तक आते हैं। ठीक है, 0, 0 के बाद क्या आएगा? अब देखिए 0 के बाद संख्या रेखा पर यहां जब हम लोग बनाते हैं तो ये 0, 0 के बाद 1, 2 इधर और उसके पहले माइनस संख्या। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो लिखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए बस आपको 6 तक लेना है, 7 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बोला है कि 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि ये एक। अब देखिए दोनों आपको एक साथ, इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा और आपको एक साथ दिखाते हैं। देखिए तब हम हटाते हैं। अब देखिए आप दोनों एक साथ देखिए और दोनों की तुलना कीजिए कि दोनों में क्या लिखा है क्या नहीं है। ये समुच्चय निर्माण विधि है कि यक्स यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन यक्स लेस देन 7। यहाँ यक्स की वैल्यू है कि यक्स इतने से इतने के बीच में होना चाहिए और यक्स क्या है? एक पूर्णांक है। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, ये हो गई हमारी समुच्चय निर्माण विधि और ये हो गया हमारा रोस्टर विधि। ठीक, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसी में अगला और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए भाई हम लोग थोड़ा तेजी से चलने की कोशिश करेंगे। b बराबर x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, चलिए लिख देते हैं क्या है? प्राकृतिक संख्या। यक्स क्या है? यक्स 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो अब आ जाइए सीधे हम लोग लिखते हैं इसको, आंसर इसका रोस्टर मेथड में। तो क्या हो जाएगा? b बराबर, देखिए 6 से छोटी यक्स क्या है? 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती हैं? 1 से होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बस। क्यों? क्योंकि कह रहा है 6 से छोटी, 6 से कम, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो कहां तक आएंगी? 5 तक आएंगी। ठीक, इसी से आगे देखते हैं। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यक्स सच दैट यक्स, अब देखिए यक्स क्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। एक प्राकृत संख्या है और संख्या कैसी है? जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखिए अब इसको आपको रोस्टर विधि से लिखना है। तो अब आप ऐसी संख्याएं सोचिए जिसके अंकों का योग 8 हो। ठीक है, जैसे अगर हम ले 17 सबसे छोटी, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। अब 17 के बाद बताइए अब क्या होगा? जैसे 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी उन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसके अंकों का योगफल
8 है। अब देखिए 80 से आगे तो हम बढ़ नहीं सकते, क्यों? अगर हम 81 लेंगे, 82 लेंगे, अगर हम लिखेंगे 81, अंकों का योगफल क्या हो जाएगा 9, जो कि 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग उसको नहीं लेना है। जो हमको दिया रहेगा, जहां तक लिखना रहेगा वहीं तक लेना है, ठीक। तो आई होप आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का और करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए ये दिया है हमको, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। चलिए इस तरीके से भी एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कोई आपको एक शब्द दे देगा और कहेगा कि इनका समुच्चय लिखिए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय, फिजिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय, या आपका कोई नाम है अमन, रमन, सिम, उनके अक्षरों का समुच्चय। तो अक्षरों के समुच्चय लिखते समय हम बस एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई भी शब्द, जैसे हमने आपको अभी दिखाया था पिछले थोड़ी देर पहले, कि जो भी अवयव है हमारे, उनको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, बस। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के अक्षरों का समुच्चय हम लोग लिखते हैं। क्या पहला है टी, टी हमने लिख लिया। फिर देखिए अवयवों को लिखते समय कॉमा लगा के लिखते हैं, स्पेलिंग तो लिख नहीं रहे कि हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए टी हो गया, कॉमा, फिर आर, आर लिख लिया, फिर आई, आई लिख लिया, फिर जी, जी के बाद ओ, ओ लिख लिया, उसके बाद एन लिख लिया, एन के बाद क्या है, देखिए ओ है, तो ओ एक बार हम लिख चुके हैं, दोबारा आ रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। ओ के बाद आते हैं एम पे, एम लिख दिया, एम के बाद ई, ई हमने लिखा है नहीं, ई लिख दीजिए। ई के बाद है टी, लेकिन हमने टी यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, तो हम इस टी को भी नहीं लिखेंगे। टी के बाद क्या आ रहा है आर, तो देखिए यहाँ पे हमने आर को भी स्टार्टिंग में लिख लिया है, तो इस आर को भी हम नहीं लिखेंगे लास्ट में। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक। इसके बाद जैसे हम लोग एक मान लीजिए और लेते हैं कि यफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सेम तरीका है, लिखिए एफ बराबर, सबसे पहले क्या है बी है, बी को लिखिए, फिर ई है, ई को लिखिए, फिर टी है, टी को लिखिए। अब देखिए टी के बाद भी यहाँ हमको क्या मिल रहा है टी, लेकिन हम ये एक टी पहले लिख चुके हैं, तो हम टी को दोबारा नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए। फिर आते हैं हम ई पे, लेकिन यहाँ ई को हम फिर लिख चुके हैं, ई को छोड़ देंगे, अगला है आर, लिख दिए। ये हमारा हो गया बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि समुच्चय निर्माण विधि में कुछ समुच्चय दिया गया था और हम लोग समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में लिखते थे। तो अब हम लोग जस्ट इसका कुछ क्वेश्चंस उल्टा करेंगे, हम आपको रोस्टर विधि में क्वेश्चंस को लिखेंगे और आप उसको समुच्चय निर्माण विधि में बनाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। देखिए समुच्चय दिया है हमको 3, 6, 9 और ये हमको दिया है, ठीक। तो देखिए इसको बहुत सिंपल लिखिए, ए बराबर यक्स। अब यक्स क्या है, यक्स को आपको लिखना है, तो देखिए ये तीन का टेबल, तीन का पहाड़ा आपको दिख रहा है, तो सीधे लिखिए यक्स बराबर 3n, जहां अब देखिए यक्स क्या है 3n के बराबर है, जहां यन आपका क्या है 12 तक, ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये क्या है, यन जो है आपका, देखिए इसका मतलब ये होता है बड़ा का चिन्ह, और इसके नीचे अगर आप एक और लगा दीजिए तो बराबर, बड़ा या बराबर, तो यन क्या है एक के बड़ा, एक से बड़ा या उसके बराबर है, या अगर आप उल्टा पढ़ें तो यन क्या है एक से छोटा या उसके बराबर है, ठीक। तो यन 1 से लेके 4 तक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो एक आप इसको ऐसे और लिख सकते हैं कि जहां यन बराबर 1, 2, 3, 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि, ठीक।
अब इसमें आप वैल्यू लिखते जाइए, x बराबर 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बन जा 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा, और 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, कहाँ गया, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 4 6 और डाट 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 आगे तक लिखता चला गया। तो देखिए अब यक्स आपका क्या है, अब लिखिए, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए ए से लिखते हैं तो 2 4 6, अब इसके बाद देखिए डॉट 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 लगाया है ना, मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 24 26, तो क्या है ये सब सम संख्या। हमने आपको बताया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक यहां पे हमने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि यहां पे सभी हमारी धनात्मक संख्या है। अगर हम सिर्फ लिखते कि एक सम संख्या है, तो अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें -2 -4, तो आप बताइए क्या ये सम संख्याएं हैं। हाँ ये सम संख्याएं हैं, क्योंकि इनको जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 को करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ क्या आएगा -2 आएगा। तो ये है ऋणात्मक सम संख्याएं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ सम संख्याओं को लेना है, वो भी कैसी, जो धनात्मक है। तो मतलब हमने क्या लिख दिया इसके साथ कि ये एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस, या फिर आप लिख सकते हैं कि सम धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक, ऋणात्मक नहीं, सम धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका बेटा, इस तरीके से हमको लिखना है। यहां पे आप अपने शब्दों में जैसे भी उस समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं, बस शर्त यही होनी चाहिए कि जो हमारा समुच्चय है वो समुच्चय हमारे इस अवयवों को प्रदर्शित करता हो, बस क्या लिखना। अब देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। समुच्चय क्या है, समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक, समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं और उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अवयवों को लिखने के लिए हम लोग एक मझला ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें कॉमा लगा लगा करके उसके अवयवों को एक के बाद एक लिखते चले जाते हैं। हम समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, पहला रोस्टर विधि जिसमें हम लोग डायरेक्ट संख्याओं को लिखते हैं, और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि जिसमें हम अपने शब्दों में उस समुच्चय की व्याख्या करते हैं। ठीक, और अगर कोई समुच्चय उसका अवयव है, जैसे देखिए यहाँ 2 इस समुच्चय का अवयव है, तो हम लोग लिखते हैं कि 2 समुच्चय ए का अवयव है। और अगर यहाँ पे 3 समुच्चय ए का अवयव है तो ये नहीं है, तो हम लिखते हैं 3, इस समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं हम, 3 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों ने करी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक के बाद एक चीजों को लिखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ले हम लोग कोई भी एक, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, चाहे आप एक रोस्टर विधि में लिख लीजिए या एक आप जैसे हम लिखे बोल दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो 5 स्वर हम लोग पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर इसको हम लोग रोस्टर विधि में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, यही लिखेंगे। देखिए एलिमेंट है तो स्मॉल लेटर में होंगे। अब अगर इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यक्स क्या है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे और बना के दे सकता है कि ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया समुच्चय निर्माण विधि में, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का, इसको अगर बदलें, व्यंजन है जो ये लिख मानिए डी से पहले आते हैं। अब आप इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ABCD पढ़ लीजिए। ए क्या है, व्यंजन है और डी से पहले आता है, तो ए लिख दीजिए। बी व्यंजन है और डी से पहले आता है, सॉरी ए को हम लोग यहाँ कैसे ले सकते हैं, ए तो स्वर है ना,
देखिए ए स्वर है, ए को छोड़ देंगे, बी हमारा व्यंजन है, बी को लेंगे, सी। अब देखिए डी से पहले आता है तो डी से पहले तो दो ही व्यंजन मिलते हैं हमको, बी और सी। ये तो हमने यहाँ स्वर लिखा है ना, ए नहीं हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमको बोल दे जो एफ से पहले आते हैं, जो जी से पहले आते हैं, जो एच तक आते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आपको शब्दों को ध्यान देना। जैसे अगर हमसे बोले कि यहां बोला कि डी से पहले आते हो, तो डी से पहले आते हो तो डी से पहले क्या आता है, सी। तो हम लोग बस लेंगे बी, डी। और यहां अगर यहां पे शब्दों को चेंज कर दे और यहां लिखे कि अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है या फिर डी तक व्यंजन है, अगर लिखे डी तक, क्या लिखे, डी तक, तो हम लोग इसमें आपका डी को भी इंक्लूड करेंगे। बी, सी और डी कहां तक आएंगे, डी तक। लेकिन अगर बोलता डी से पहले तो हम लोग उसके पहले लगाते हैं। या फिर ये अगर आप देखिए इसमें ये लिख दे कि डी के बाद, डी के बाद तीन ही लिखेगा, या तो डी तक या डी के पहले या उसके बाद। कोई भी संख्या है किसी शब्द में तीन ही क्रम में चलती हैं, या तो वो संख्या खुद होगी, या तो उसके पहले कुछ संख्याएं होंगी, या उसके बाद की कुछ संख्याएं होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग लेते हैं कि अगर बोला डी से पहले तक की संख्याएं, तो डी से पहले तक की संख्याओं को हम लोग लेंगे क्या, बी और सी। अगर बोला डी तक डी तक के व्यंजन, तो बी, सी और डी। अगर बोला डी के बाद के व्यंजन, तो डी के बाद के व्यंजन। चलिए डी के बाद क्या आता है, ई। ई व्यंजन है नहीं, ई एक स्वर है। उसके बाद व्यंजन कौन कौन से, एफ, जी, एच, आई नहीं, आई स्वर है। फिर जे, के, एल, एम, एन, ओ स्वर है। यहां तक आप जाइए, कहां तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। ठीक, तो चलिए ये हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय की। अब देखिए रिक्त समुच्चय, इसको हम लोग लिखते हैं रिक्त समुच्चय, या इसको लिखते हैं इम्पटी सेट या नल सेट। ठीक, इम्पटी सेट या नल सेट। अब देखिए रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। इम्पटी का मतलब क्या होता है, खाली। ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो देखिए अब रिक्त समुच्चय कैसा होता है। अब रिक्त समुच्चय को हम दर्शाते कैसे हैं, तो पहला, जैसे अगर मान लीजिए कोई समुच्चय हमको लिखना हुआ, तो रिक्त समुच्चय में अवयव कितने होते हैं, 0। तो हमने लिखा, बस ये हो गया हमारा एक रिक्त समुच्चय। क्यों, क्योंकि समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि है, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि क्या है, हमने ए लिया, उसके बाद हमने इसमें मझला ब्रैकेट लगाया, मझला ब्रैकेट लगाने के बाद हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। तो अब जब आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो कोई अवयव तो है नहीं जो आप इसके अंदर लिखें, तो आप अवयव को खाली छोड़ देंगे। या फिर एक फाई, फाई से हम इम्पटी सेट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को हमने देखा एन से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं को आर से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह हम लोग रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब फाई को लिखते कैसे हैं, 0 बनाइए तो काट दीजिए, यह है हमारा फाई। क्या है, फाई। ठीक, तो अब एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे, सोचिए कि ऐसा कौन सा समुच्चय जिसमें अवयव ही नहीं होंगे। जैसे हम कहें आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, हम कहें ऐसे बच्चों का समुच्चय जो कक्षा 11 और 12 दोनों में पढ़ते हैं, तो ये समुच्चय तो क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं रहेंगे। या तो कोई बच्चा 11 में पढ़ेगा या तो कोई 12 में ही पढ़ेगा, दोनों में कैसे पढ़ सकते हैं, दोनों में वो नहीं पढ़ सकते। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग लिखें एक एग्जाम्पल, यक्स सच दैट यक्स बराबर 4। ठीक है, नहीं, या इसको ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, कॉमा यक्स एक विषम संख्या है। अब देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 4 जहां यक्स एक विषम संख्या है, तो क्या इसमें कोई अवयव मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों,
कितने का स्क्वायर करने पे 4 आता है? तो हम कहेंगे भैया 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। और 2 क्या है? एक सम संख्या है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित न हो सके। जैसे धनात्मक के बारे में बात करेंगे 1, 3, 5, 7, इनको ऋणात्मक लीजिए -1, -3, -5 और -7 या आगे तक। तो ऐसी संख्याएं क्या आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ठीक, तो ऐसी संख्या आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। या जैसे हम लोग अब ऐसे लिख दीजिए कि x बराबर कुछ और संख्या ले लीजिए, 3, 2, 1 लिख दीजिए और लिख दीजिए x एक सम संख्या हो। जैसे हम इसको ऐसे अगला समुच्चय लिखें। अगला समुच्चय हम लोग लिखें जैसे t बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 3, यहाँ x एक परिमेय संख्या है। अब देखिए x स्क्वायर, अब x का स्क्वायर निकल नहीं सकता, √3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कितने भी एग्जाम्पल को ले लीजिए जो भी जिसमें कोई अवयव न मिलते हो, उन्हें हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं I से। ठीक, तो इसी के साथ अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय की। किसकी? परिमित और अपरिमित समुच्चय की। तो देखिए परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है कि अब देखिए सिंपल सी बात अगर आप लोग करेंगे, परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित मतलब फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या? जिनको हम लोग गिन सके। अब समुच्चय में आप किसको गिनेंगे? समुच्चय को तो गिनेंगे नहीं, किसको गिनेंगे? उसके अवयवों को। जैसे अगर कोई एक समुच्चय लिखा है 2, 4, 6, 8, एक समुच्चय ये है, और दूसरा b बराबर लिखा है 2, नहीं, इसको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं। इसको तो लिखते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, दोनों हमारे क्या है? एक समुच्चय है। ये क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। आप कह सकते हैं कि सम संख्या है 5। प्रथम 5 सम संख्या प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है, या प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और ये है हमारा b, 1, 2, 3, 4, ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो अब परिमित और अपरिमित में क्या होता है कि ऐसे वे समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकें, या जिनके अवयव सीमित हो, निर्धारित हो, फिक्स हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। साधारण सी भाषा में जैसे जिन शब्दों को हम गिन सकें, जिन शब्दों को हम गिन सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। और जिन शब्दों को हम गिन नहीं सकते, या और सिंपल भाषा में कहिए कि ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है नहीं, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम प्राकृतिक संख्याओं को अनंत तक लेते चले जाएंगे, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अपरिमित समुच्चय। तो ये क्या हो गया हमारा? अपरिमित समुच्चय। अब चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग सोचिएगा कि रिक्त समुच्चय जिसमें अवयव ही नहीं होते, रिक्त समुच्चय हमारा किस में आएगा? परिमित समुच्चय में या अपरिमित समुच्चय? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि रिक्त समुच्चय किस में होगा, परिमित समुच्चय में या अपरिमित समुच्चय में। अब देखिए दोनों की परिभाषा एक बार हम और क्या होता है? अवयवों की संख्या, एक बार अगर हम लोग फिर से बात कर लें, अवयवों की संख्या निश्चित। देखिए अवयवों की संख्या निश्चित हो तो क्या होगा? वो जब अवयवों की संख्या निश्चित होगा तो वो होगा परिमित समुच्चय। जब अवयवों की संख्या निश्चित न हो तो वो हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। तो आप लोग ये सोच करके आएंगे और बताएंगे कि जो भी समुच्चय है उसमें रिक्त समुच्चय किस श्रेणी में आएगा, परिमित समुच्चय की श्रेणी में या फिर अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में। तो चलिए इसी में हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। अब हम लोग बात करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय के बाद, अब हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट, समान सेट की। ठीक है, तो दो सेट को हम समान कब कहेंगे?
जैसे अगर आपको दिया गया हो कि एक ये सेट है ए और दूसरा सेट है बी, एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है, तो ये दोनों समान कब होंगे, इक्वल कब होंगे, बताइए। अच्छा देखिए, आप लोग सोचिए दो संख्याएं समान कब होती हैं? क्या 3 और 4 समान है, 3 और 4 इक्वल हैं, बराबर हैं? नहीं, हम कहेंगे 3 और 4 बराबर नहीं है। तो बराबर कौन है? 3 और 3, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, 6 6 के बराबर है। तो यहां हम लोग उसी तरीके से बात करते हैं समान समुच्चय की। तो दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हो। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं, दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयव समान हों। अब देखिए, अवयव समान होने का मतलब होता है कि दोनों के सारे अवयव समान हो। पहला, उनकी संख्याएं निश्चित होनी चाहिए। अवयवों की संख्या मतलब अगर एक परिमित समुच्चय है तो दूसरा भी परिमित समुच्चय होना चाहिए, अगर एक अपरिमित समुच्चय है तो दूसरा भी अपरिमित समुच्चय होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ए है हमारा 1 2 3 4 समुच्चय और बी है हमारा ये हमारे दो समुच्चय हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या ए और बी के सारे अवयव बराबर हैं? क्या ए और बी के सारे अवयव बराबर हैं? तो देखिए हाँ, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां दो है तो यहां भी दो है, तीन है, तीन है, चार है। दोनों समुच्चयों में 4 4 अवयव हैं और सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमारे समुच्चय क्या हो गए? हम लिख सकते हैं हाँ, ए बराबर बी, ए बी के इक्वल है, ए बी के बराबर है। और अगर बराबर नहीं है, कोई इसमें देखिए एक अवयव ज्यादा होता, या यहाँ पे एक 5 हो जाता, इसमें 5 नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये समुच्चय बराबर नहीं है। ठीक, तो ये हो गए हमारे समान समुच्चय। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, अब हम लोग अगर आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 पे, तो पहला हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो अब हम इन दो की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने समुच्चय निर्माण विधि के खूब सारे क्वेश्चन किए, तो अब हम लोग बात करेंगे दो चीजों की, कि समान समुच्चय और रिक्त समुच्चय। ठीक, समान समुच्चय और रिक्त। समान समुच्चय आपको समझ में आ गया कि ऐसे समुच्चय जिनका, ऐसे समुच्चय जिनके सभी अवयव समान हो। थोड़ी सी अगर हम लोग रिक्त समुच्चय के एक दो उदाहरण और की बात करें आपके प्रश्नावली से, तो देखिए कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उनको हम अब विषम संख्याओं को पहले आप देखिए, सॉरी, विषम संख्याओं को जब आप देखेंगे तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5। ठीक, अब अगर हम इसमें 2 से भाग दे दें तो क्या आपको कोई प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी? बताइए, मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। 7/2 प्राकृतिक, ये परिमेय संख्याएं हैं लेकिन प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? -1, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में नहीं होती है, जीरो नहीं होता है प्राकृतिक संख्याएं। माइनस, अगर आप माइनस में संख्याओं को, जब प्राकृतिक संख्याओं में माइनस लगा देंगे तो पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर बन जाते हैं, तो उसमें आप नहीं लेंगे, तो प्राकृतिक संख्याएं लेंगे। जीरो भी नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में, आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, तो हम लोग इसको लेंगे, याद रखिएगा कि ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का हमको नहीं मिलेगा। अब अगर आपसे पूछे कि परिमित और अपरिमित समुच्चय के कुछ उदाहरण, तो जैसे आप ले लें वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, ये क्या हो जाएगा? परिमित। अगर हम कह दें सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 6 8, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या सभी वास्तविक संख्याओं को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक, इसी के बाद अब अगर हम लोग लेते हैं कि दो समुच्चय बराबर हैं या नहीं है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, ए बराबर ए बी सी और सी, दूसरा बी बराबर लिखते हैं ए सी डी बी। अब देखिए ए के बराबर ए है,
बी के बराबर बी है, सी के बराबर सी है और डी के बराबर डी है। तो यहाँ सभी आपके अवयव बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो देखिए चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं और कुछ हम लोग परिभाषाओं को देखेंगे। तो आइए और कुछ हम लोग परिभाषाओं को देखेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसे इसके बाद अब हम लोग देखेंगे उपसमुच्चय। चलिए देखते हैं उपसमुच्चय क्या है। अभी हम लोगों ने समुच्चय पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं उपसमुच्चय की। तो उपसमुच्चय क्या है, देखिए इसकी परिभाषा ये है कि यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए का, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए उपसमुच्चय को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये ठीक। अगर हमको देखिए उपसमुच्चय क्या है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो पहले हम लिखेंगे ए फिर बी, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय बी, ए उपसमुच्चय बी। अब कह क्या रहा है कि हमको दो समुच्चय चाहिए और पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, तभी वो उसका उपसमुच्चय होगा, सारे अवयव। चलिए जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि ए बराबर है 2 3 4 व बी बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दो समुच्चय हमको दे दिए गए। अब हमको देखना है कि ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो जब हम देखेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि ए के सारे अवयव बी में है कि नहीं है। तो देखिए ए का पहला अवयव है 2, 2 बी में है, दूसरा है 3, 3 भी बी में है, तीसरा है 4 और 4 भी बी में है। देखिए ए में कुल कितने अवयव हैं, 3, और ये तीनों अवयव बी में हैं। देखिए ए का उपसमुच्चय है तो बी में ए से ज्यादा अवयव हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए उपसमुच्चय बी। देखिए समुच्चय का चिन्ह यही होता है, जैसे जब हम लिखते हैं ए समुच्चय बी, ठीक है, यही होता है। जब हम नीचे ये इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन क्यों लगाते हैं, हम बराबर का साइन इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी प्रत्येक समुच्चय अपने सेट का उपसमुच्चय होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि ए बराबर 3 5 6 व बी बराबर 6 3 5। ठीक है, ये दो समुच्चय हैं। तो अब देखिए समुच्चय में क्रम का अंतर नहीं होता, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें प्रत्येक अवयव बराबर हो, दोनों समुच्चयों के प्रत्येक अवयव बराबर हो। तो देखिए ए बी के बराबर है, इसको अब एक चीज और है कि ए के सारे अवयव बी में है, तो ए बी का उपसमुच्चय तो हुआ, तो हमने लिख दिया ए उपसमुच्चय बी। लेकिन यहां पे ए और बी बराबर भी हैं, यहां पे ए और बी बराबर भी हैं, तो नीचे हम क्या लगाते हैं, बराबर, ए उपसमुच्चय बी, इसलिए हम नीचे ये बराबर का साइन यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उपसमुच्चय के बाद आता है अधिसमुच्चय।
अधिसमुच्चय। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो अधिसमुच्चय क्या है। अधिसमुच्चय हमने क्या लिखा था अभी, उपसमुच्चय पढ़ा। ए के प्रत्येक अवयव बी में है तो ए हो गया उपसमुच्चय। तो ए के सारे अवयव बी में है तो ए हमारा उपसमुच्चय हो गया। और बी क्या हुआ, बी को हम कहते हैं अधिसमुच्चय। बी को क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय। देखिए हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए उपसमुच्चय बी, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए उपसमुच्चय बी तथा बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है। बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, तो बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। तो बी, सॉरी सॉरी, उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय तो हमने पढ़ लिया। तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। बी तो अधिसमुच्चय हुआ ना। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी में कम से कम एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए जो ए में ना हो। जैसे अगर हम लोग अभी पिछले एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहां पे ए में कितने अवयव हैं, तीन, दो, तीन और चार। और बी में कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ए के अवयव के अलावा यहां पे वन ज्यादा है और फाइव ज्यादा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समुच्चय। ये हमारा हो गया अधिसमुच्चय। जैसे फिर से देख लीजिए, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा a बराबर 3, 4, 6 व b बराबर 3, 4, 5, 6। ठीक, तो अब देखिए a में तीन अवयव हैं, कितने अवयव हैं, तीन, 3, 4, 6। और b में है चार अवयव, कौन कौन से, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए a क्या हुआ, a b का उपसमुच्चय हुआ। क्यों, क्योंकि a के सारे अवयव b में हैं। और b a का क्या हुआ, b a का अधिसमुच्चय हुआ। और a क्या हुआ, उपसमुच्चय। ठीक, a है आपका उपसमुच्चय और b है अधिसमुच्चय। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने इस केस में देखा था कि देखिए यहां पे a और b दोनों के सारे अवयव बराबर हैं यहां पे। तो जब a और b के सारे अवयव बराबर होंगे तो वो उसका अधिसमुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिर दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए ये हुआ हमारा अधिसमुच्चय। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं घात समुच्चय की। तो घात समुच्चय से पहले हम लोग एक एग्जांपल ये देखेंगे कि जैसे कोई एक सेट है, आप देखिए 2, 3, ये एक सेट है, तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं। आप सोचिए इसके कुल कितने उपसमुच्चय क्या होते हैं, इससे बनने वाले समुच्चय जो इसके अवयवों से बने उन्हें हम कहते हैं उप समुच्चय। तो देखिए क्या क्या बनेगा, एक तो हो गया फाई, क्यों, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय। उसके बाद दो, अगर हम दो को लेते हैं तो दो में इसमें एक अवयव है और इसमें भी एक अवयव है, तो ये क्या हो गया, एक उपसमुच्चय हो गया इसका। फिर क्या बना, तीन भी बनेगा,
4 भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। और क्या बना देखिए, 2 और 3 भी होगा, 2 और 3 भी होगा, और 2 और 4 भी होगा, 3 और 4 भी बनेगा। और कोई बनेगा? और कोई बनेगा? देखिए बिल्कुल बनेगा। आपने उस समुच्चय को छोड़ दिया, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये बना 5 2 3 4, 2 3 2 4 3 4 और 2 3 4, ये बने। तो ऐसे तो हम किसी सेट का बनाएंगे। तो किसी एक सेट को यदि आपको कोई एक सेट दिया है तो उसके कुल कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है दिए गए सेट के लिए। उप समुच्चयों की संख्या ये होती, इसका फॉर्मूला था 2 के पावर n, जहां n क्या है, n है आपका समुच्चय में अवयवों की संख्या। n क्या है हमारा, समुच्चय में अवयवों की संख्या। देखिए अब देखिए जैसे इसमें a में कितने अवयव हैं, 3। तो अगर हम इसका निकालना चाहें कि a के कुल कितने उपसमुच्चय हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, और इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब a के कुल उपसमुच्चयों को आप काउंट कीजिए, देखिए 8 बने हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए कुल 8 उपसमुच्चय बने हैं। इसी तरीके से हम, अगर आपको लगता है कि हम उसके सारे उपसमुच्चयों को नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पहले उपसमुच्चयों की संख्या निकाल लीजिए कि किसी भी एक समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, फिर आप निकालिए। उपसमुच्चय लिखते समय ये बात एक सीरियल वाइज चलते हैं। अगर हमको सारे उपसमुच्चयों को लिखना है, पहले तो एक तो फाई ले लीजिए, एक उपसमुच्चय आपका फाई बनेगा और दूसरा वो सेट खुद बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो एक तो वो खुद बनेगा और दूसरा फाई बनेगा, रिक्त समुच्चय। उसके बाद आप लिखते चले जाइए, पहले सिंगलटन सेट लीजिए, मतलब एकल सेट जिसमें केवल एक अवयव हो। आप लीजिए 2 3 4, तो 2 से 1 बना, 3 से 1 बना, 4 से 1 बना, एक एक वाले ले लिए। अब 2 2 वाले ले लीजिए, 2 3 और 2 से 4। फिर अब 2 के साथ 3 तो आ चुका है, तो 3 के साथ तो 2 को ले नहीं सकते क्योंकि समुच्चय में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 3 और 4, तो 8 हमारे उपसमुच्चय बन गए। अब हम लोग आते हैं, जब आपने उपसमुच्चय निकालना सीख लिया तो अब हम आते हैं घात समुच्चय पे कि घात समुच्चय क्या होता है। तो घात समुच्चय कुछ और नहीं होता है। देखिए घात समुच्चय, देखिए घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों से बना समुच्चय। समझ आया? फिर से देखिए, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों से बना समुच्चय, मतलब जैसे हमने एक सेट ये ए लिया था, तो ए के कुल कितने उप समुच्चय बन सकते थे, आपने सारे लिख दिए कि 8 बनते थे। अब आप इनका एक सेट बना लीजिए, इनका एक सेट बना लीजिए, तो ये पूरा होता है हमारा एक उप समुच्चय। ये पूरा क्या है, एक सारे उपसमुच्चयों का जो सेट है, इसी को हम कहते हैं घात समुच्चय, और इसको हम पी ए से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, पी ए से निरूपित करते हैं। तो चलिए देखिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं।
इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगर हम इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ ये जो पी ए हमने लिखा है, ये पी ए कुछ नहीं है। देखिए घात समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं? पावर सेट। तो पावर से आया पी, पावर से आया पी, और ए क्या है? समुच्चय है। आपने यहां लिया है समुच्चय ए, तो जब आपने समुच्चय ए लिया तो वो ए समुच्चय के लिए हमने लिखा पी ए। अगर आप समुच्चय लेंगे पी बी तो लिखेंगे पी के साथ बी। अगर आप समुच्चय लेंगे सी तो लिखेंगे पी सी। ठीक है, तो चलिए एक और चीज हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसका। आप कोई एक सेट लीजिए 3 2 5, थोड़ा छोटे से स्टार्ट करते हैं। 3 और 2 को पहले लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इसका आप उस उप समुच्चय को लिखिए, क्या बनेगा? एक तो 5 बनेगा रिक्त समुच्चय, दूसरा एकल सेट 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, और 3 और 2 बनेंगे। इतने ही कुल उप समुच्चय इसके बन सकते हैं। अब आप सेट ए के उप समुच्चयों की संख्या निकाल लीजिए ए के, और देख लीजिए कि उतने उप समुच्चय बन रहे हैं कि नहीं। ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है? फार्मूला 2 के पावर n। देखिए 2 और n की वैल्यू कितनी है? कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है आपके ए में? 2 एलिमेंट है। 2 के पावर 2 कितना मिला? 4। और देखिए 1 2 3 4 बन रहे हैं कि नहीं? 4 सेट आपके बने हैं कि नहीं? उपसमुच्चय के बने हैं। तो अब इन्हीं को अगर आपको पावर सेट लिखना है ए का, आप लिखिए पी ए, और इन सब को आप एक साथ ले लीजिए, यही हो गया आपका घात समुच्चय। अगर हम एक और लिखें, अब हम 3 के लिए ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां हम बदल लेते हैं, यहां हम बी लिखते हैं 7 6 2। अब इसका लिखिए, अब इसमें देखिए 3 है, तो उप समुच्चयों की संख्या निकालिए, कुल कितने बनेंगे? उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 के पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहां देखिए 2 के पावर 3 कितना मिला? 8। 8 मिल गया हमको। अब आप निकाल लीजिए पहले सारे उप समुच्चय। पहला तो 5 होगा रिक्त समुच्चय, ठीक है। देखिए पहला और अंतिम वही है। एक तो रिक्त समुच्चय मिलेगा उप समुच्चय, दूसरा मिलेगा वो समुच्चय, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। बाकी को लिख लीजिए। 7 मिलेगा, 6 2, 7 और 6, 7 और 2, 6 और 2। देखिए इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, 6 और 2, और उसके बाद क्या मिलेगा? 7 6 और 2। देखिए कुल 8 मिले कि नहीं मिले? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप इन सभी का समुच्चय ले लीजिए, सब समुच्चयों का सेट ले लीजिए, यही हो गया आपका घात समुच्चय। यही हो गया आपका घात समुच्चय। ठीक, ये क्या हो गया आपका? घात समुच्चय। चलिए अब हम लोग समुच्चय पे कुछ अन्य संक्रियाओं को देखते हैं। इसी के साथ पहले हम लोग उन संक्रियाओं को देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल सेट की। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट, इसीलिए इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? देखिए सार्वत्रिक समुच्चय कुछ नहीं होता। हम समुच्चय में एक आदर्श अवस्था को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति का, जैसे हमने अभी एग्जाम खूब सारे एग्जाम्पल किए संख्या के, 7 6 2 3 2। इसके पहले भी हमने एग्जाम्पल लिए 2 3 4, हमने सब निकालते चले गए। तो जब हम किसी अवयवों की संख्या को लेते हैं या नंबर वस्तुओं को लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है,
ये उस कंडीशन में, उस अवस्था के सारे चीजों को कंटेन करता है। कैसे? सॉरी, देखिएगा, जैसे अगर हम नंबर सिस्टम को लेते हैं, संख्याओं को लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि यह सार्वत्रिक समुच्चय उन सारी संख्याओं को अपने अंदर रखता है, सारी संख्याएं इसके अवयव हैं। अगर हम वस्तुओं को लेते हैं, अगर हम वस्तुओं का समुच्चय बनाते हैं, तो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा कि सारी वस्तुएं इसके इसके अवयव हैं। बस सार्वत्रिक समुच्चय इतना ही होता है। जब भी हम कोई चीज को लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय उसका, उसमें सारे अवयव हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग नंबर संख्याओं को लिखते थे कि 2, 3, 4 विषम संख्याएं हैं, ये ऐसे लिखे, हम इस तरीके से माने, जैसे एक सेट ले लें 3, 5 और 7। ये क्या है? तीन विषम संख्याओं का समुच्चय है। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है। हम ये ले सकते हैं बहुत नॉर्मली चीज कि सारी विषम संख्याओं का समुच्चय है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? देखिए, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, वो एक के बाद एक सारी संख्याओं का, उसमें हमारी सारी संख्याएं कंटेंट होती हैं। और इसमें कुछ खास नहीं, तो बस इसका हम थोड़ा सा सम्मेलन में यूज करेंगे, इसीलिए आपको बताया गया, और यूनिवर्सल सेट से कुछ नहीं आता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, कि समुच्चय काम कैसे, क्या काम होता है। जैसे आप संख्याएं पढ़ते हैं तो संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं, उनकी संक्रियाएं पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब हम लोगों ने समुच्चय पढ़ा, तो अब हम लोग बात करते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं की। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, तो देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स, तो ये क्या होता है? हम दो समुच्चयों ए व बी, दो समुच्चय हमने लिया, ए व बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय होता है दो समुच्चय ए व बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है, जो या तो ए में है, या बी में है, अथवा दोनों में है। देखिए, होता क्या है, इसका नाम ही है यूनियन। जैसे हम लोग यूनियन बनाते हैं तो मतलब समूह बनाते हैं, कि जितने लोग हमारी क्लास में हैं उनका यूनियन, जो हमारे गांव में है उनका यूनियन, अलग अलग यूनियन बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो सेट है, आप 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट भी ले सकते हैं, जितने सेट है हम सबका यूनियन बनाते हैं। तो अब यूनियन किसका बनाएंगे? सेट के जो मेंबर हैं, सेट के जो सदस्य हैं, जो उसके एलिमेंट हैं, उनका हम यूनियन बना। देखिए, प्रतीकात्मक भाषा में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए यून बी, ये यूनियन का चिन्ह होता है सम्मिलन का, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी। और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, प्रतीकात्मक भाषा में, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कैसे अवयव आएंगे, यक्स आएगा जो या तो वो ए से होगा या तो वो बी से होगा, या दोनों दोनों में है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो दोनों का हो गया। तो मतलब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ वो ये ए में है तो भी लिखेंगे, सिर्फ बी में है तो भी लिखेंगे। देखिए जैसे अगर हम दो समुच्चय लें, ठीक है, ये दो समुच्चय हमने ए व बी लिया, ए बराबर 3 4 6 7 व बी बराबर 7 6 8 9। तो अब हम इनका यूनियन निकालते हैं, अब हम इनका यूनियन निकालते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी में हमको क्या मिलेगा, देखिए पहले आप ए के एक एक अवयव को उठाइए और लिखिए। 3, क्या 3 बी में है, 3 बी में नहीं है लेकिन ए में है, और कंडीशन क्या है कि वो या तो ए का अवयव होना चाहिए या बी का, तो 3 ए का अवयव है, 3 को हम लिखेंगे। फिर 4 लीजिए, 4 भी ए का अवयव है, 4 के बाद क्या है 6। अब देखिए 6 दोनों में है, 6 दोनों में है तो हम लिखेंगे 6 को। फिर है 7, 7 भी दोनों में है तो हम लिखेंगे 7। ए के सारे अवयव हो गए। अब हम आते हैं बी की तरफ, अब बी के अवयवों को लिखते हैं। तो देखिए बी के पहले दो अवयव हैं 7 और 6, जिनको हमने पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है। आपको पता है कि समुच्चय में हम रिपीटेशन नहीं करते हैं, एक ही अवयव को दो बार नहीं लिखते हैं। सो 7 और 6 हमने लिख दिया था, बचे क्या 8 और 9। बस ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, सम्मिलन ऑफ सेट। एक और देखिए, जैसे हम लिखे ए बराबर 3 2 1 -1 व बी बराबर -1 -2 4 5। ठीक, अब देखिए ये दो सेट हैं, इनका हमको समुच्चय निकालना है, सम्मिलन समुच्चय निकालना है। तो निकालिए ए यूनियन बी, कैसे निकालेंगे, पहले ए में ए से स्टार्ट करिए। 3 है 3 को लिखिए, 2 है 2 को लिखिए, 1 है 1 को लिखिए और -1 है। अब आते हैं बी में, अब बी के सारे अवयव, -1 तो -1 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है -2 -2, फिर है 4 4 और फिर है 5। ठीक, यहां देखा आपने दो कॉमन थे, यहां दोनों में एक ही था। अगर एक भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिखिए ए बराबर 4 -6 व बी बराबर -3 -2 -1, ये दो समुच्चय है। तो अब आप इनका यूनियन निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले ए के लिखिए 4 -6, और फिर बी का लिखिए -3 -2 -1। ये हो गए इनके ए और बी का यूनियन। ठीक, अब इसी के आगे हम लोग बात करते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, या उससे पहले हम ए यूनियन बी के कुछ गुणधर्म की बात कर लेते हैं, सब एक साथ ही कर लेते हैं कि ए यूनियन बी के कुछ गुणधर्म की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग में है तो आप में कुछ कोई ना कोई क्वालिटीज तो होंगी, तो जो सम्मिलन आप सेट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, देखिए उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर होते हैं, मतलब ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा, a + b बराबर b + a। उसी तरीके से a यूनियन b बराबर b यूनियन a। अगला आपने साहचर्य नियम को भी पढ़ा होगा, a यूनियन b यूनियन c बराबर a यूनियन b यूनियन c। ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं ए यूनियन फाई। अगर किसी सेट का हम फाई के साथ रिक्त समुच्चय के साथ समुच्चय लेंगे तो क्या मिलेगा, वही समुच्चय मिलेगा। क्यों, देखिए जैसे हम ए बराबर ले लें 3 और 4 और एक समुच्चय हो गया हमारा फाई, तो फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होते हैं, फाई में कोई अवयव नहीं होते हैं। तो अब निकाल लीजिए आप ए यूनियन फाई। तो पहले आप लिखेंगे ए के अवयव 3 और 4, और फिर फाई में आपके अवयव नहीं है तो क्या मिला, ये मिल गया आपको, ये आपको ए
मिल गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ए यूनियन ए, अगर किसी सेट का उसी सेट से हम इंटरसेक्शन यूनियन निकालें, किसी सेट का उसी सेट से हम यूनियन निकालें तो क्या होगा, वही सेट मिलेगा। आप ए का ए के साथ निकाल लीजिए। देखिए कि ए में भी 3 4 है और दूसरे ए में भी 3 4 है, तो दोनों क्या मिलेंगे, वही ए मिलेगा आपको। ठीक, और ये लास्ट यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ निकालें तो हमने आपको बताया था कि यू सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसमें सारे हों। तो अगर ये संख्याओं का सेट है तो सार्वत्रिक समुच्चय में सारे समुच्चय होते हैं, तो हम सबको लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यू। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। देखिए ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए इसको हम लिखते हैं समुच्चय, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, समुच्चय ए व बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए तथा बी दोनों में हो। समुच्चय ए व बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए तथा बी दोनों में है। इसको प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। कैसे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक चीज देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं ए समुच्चयों का सम्मिलन, पहला जो हमने पढ़ा था समुच्चयों का सम्मिलन। तो यहां आप देखिए, यहां हमने या लिखा है, क्या लिखा है, या लिखा है कि या तो वो ए का समुच्चय होना, ए का अवयव होना चाहिए समुच्चय, या तो बी का अवयव होना चाहिए। समुच्चय ए का अवयव हो या समुच्चय बी का अवयव हो, तो हम उसको ए यूनियन बी में लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की, तो यहां हम लोग सिर्फ उन्हीं अवयवों को लेते हैं जो ए और बी दोनों में होते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब आप ये कह लीजिए कि कॉमन पॉइंट जो दोनों में हो। जैसे देखिए ए बराबर 3 7 6 2 व बी बराबर 7 6 2। ठीक, अब हम इन दोनों का निकालें सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए हमको क्या मिलेगा। आप देखिए दोनों में कॉमन ढूंढिए, 3 ए में है लेकिन क्या 3 इसमें है, नहीं, तो हम इसमें इसको नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों में होना चाहिए। फिर लेते हैं 7, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 इसका एक अवयव हो गया। फिर हम लेते हैं 6, 6 इसमें भी है 6 उसमें भी है, तो ये इन दोनों का एक अवयव हो गया। फिर हम लेते हैं 2, 2 भी है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमको क्या मिला, 7 6 और 2। इसी तरीके से देखिए अगर हम आगे देखें, दूसरा ए बराबर 3 4 6 व बी बराबर 2 4 8। ठीक, अब निकालिए ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो 3 और देखिए पहला इसका 3 है, क्या 3 कॉमन है, नहीं। जो पहले लिखते हैं उसका देख, दोनों में कॉमन ढूंढिए आप। अब यहाँ पे 3 है, क्या 3 इसमें है, नहीं, तो 3 हम नहीं लिखेंगे। अगला है 4, 4 इसमें है, हाँ है, तो हम 4 को लिखेंगे। फिर है 6, क्या 6 इसमें है, नहीं, तो फिर हम 6 को
आप किसी एक समुच्चय को लेकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर इसमें नहीं होगा तो इसका अवयव इसमें भी नहीं होगा। अब इसमें जैसे 8 है तो क्या 8 इसमें है? नहीं है। इसमें 2 है तो क्या 2 इसमें है? नहीं है। तो जो दोनों में होगा वही लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, ये 3 4 और b बराबर 5 6। अब आप निकालिए a इंटरसेक्शन b। देखिए क्या 3 और 4 में कोई 3 है? इसमें नहीं है। 4 है? नहीं है। क्या इसमें 5 है? नहीं है। क्या इसमें 6 है? नहीं है। कोई अवयव कॉमन मिला? नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसके कोई अवयव नहीं मिले। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ गुणधर्म सर्वनिष्ठ समुच्चय के। पहला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए अगर हम फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन ले तो हमको क्या मिलेगा? अब देखिए हम इसमें कौन से अवयवों को लिखते हैं? हम इसमें उन अवयवों को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होता। इसमें क्या मिलेगा हमको? कोई समुच्चय नहीं मिलेगा। और अगर हम यूनिवर्सल के साथ सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा? जो दोनों में, अब यूनिवर्सल में तो सारे अवयव हैं, लेकिन ए में एक ही अवयव है, तो यहां हमको ए मिलेगा। ठीक, इसी के साथ देखिए एक बंटन नियम, उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन, वही सेट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों का अंतर, कि दो समुच्चयों का हम अंतर कैसे निकालते हैं। समुच्चयों का अंतर देखिए होता क्या है, समुच्चय ए व बी का अंतर उन समुच्चय ए व बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु जो ए में है किंतु बी में नहीं। ठीक, क्या है? समुच्चय ए व बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं। आइए देखते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं, देखिए क्या होता है, इसको हम a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? a माइनस बी से। और अगर हम इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट, यक्स क्या है? यक्स बिलोंग्स टू a व x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यक्स बिलोंग्स टू a व x डज नॉट बिलोंग्स टू, यक्स a का तो अवयव है लेकिन b का अवयव नहीं है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, कि अगर a में लिखा हो 3 4 5 और b में लिखा हो 3 2 5, ठीक है, तो हमको निकालना है a माइनस बी। तो देखिए सिंपल होता है, a माइनस बी का मतलब a के अवयवों को b में से माइनस करना है। तो कैसे माइनस करना है?
जैसे आप लोग नॉर्मल माइनस करते हैं संख्याओं को, आप वैसे भी ले सकते हैं। देखिए यहां से आप 3 उठाइए, पहला अवयव है ए का 3, जो पहले रहेगा उसी का लेना है। ए माइनस बी में ए का लेंगे, बी माइनस ए होता तो बी का लेते। तो देखिए ए है 3 है, यहां पे भी 3 है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 माइनस हो गया, 3 माइनस 3 0। तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि दोनों में जो कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वही लिखना है जो सिर्फ ए में हो, बी में न हो। तो 3 है तो नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं 4, क्या 4 इसमें है? नहीं है, तो हम 4 को लिख देंगे। फिर हम आते हैं 5, क्या 5 इसमें है? हाँ है, तो देखिए 5 और 5 0, तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। फिर हम आते हैं 6, क्या 6 इसमें है? नहीं। ये हो गया। अच्छा, यहीं पे हम लोग b माइनस से निकालते हैं। आइए b माइनस से, अब b माइनस से निकाल रहे हैं मतलब b में से घटा रहे हैं, तो हम b के अवयव को देखेंगे। देखिए इसमें 3 है, हाँ a में भी 3 है, 3 है मतलब 3 को नहीं लिखेंगे, 3 माइनस 3 0। आगे हम लोग 2 को लेते हैं, क्या 2 इसमें है? नहीं है, तो हम लोग 2 को लिख लेंगे। फिर हम लोग आते हैं 5 को, 5 इसमें भी है इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग आते हैं 1 को, 1 उसमें नहीं है, तो 1 हम लोग। अब आप लोग क्या मुझे बताइए, क्या ये समुच्चय और ये समुच्चय दोनों बराबर हैं? क्या a माइनस बी और b माइनस से बराबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं। तो यहां पे देखिए हम लोग ये लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर नहीं b माइनस, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं पूरक समुच्चय। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? पूरक समुच्चय। अब हम लोग देखते हैं का पूरक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं समुच्चय का पूरक। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय भी देखिए यही होता है, सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा दीजिए। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा ए यू का उपसमुच्चय है, तथा ए यू का उपसमुच्चय, इसका मतलब क्या है? ए उपसमुच्चय यू। क्या कह रहे हैं हम? यदि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा ए यू का उपसमुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है, ए का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। जो ए के अवयव नहीं है। तो देखिए पूरक समुच्चय को हम ऐसे, ए का पूरक समुच्चय ए डैश, ए का पूरक समुच्चय क्या होता है? ए डैश। और पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। ये क्या है? यू माइनस ए। ये क्या ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए। जैसे अगर इसको प्रतीकात्मक भाषा में आप लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब यक्स यू का अवयव है लेकिन ए का अवयव नहीं है। यक्स यू का अवयव है लेकिन ए का अवयव नहीं है। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपको भी नहीं समझ आया ऐसे तो हम एक उदाहरण, तब उससे पहले एक बार इस डिफिनेशन को और देख लीजिए। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा A उपसमुच्चय U, तो A का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं, लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एक उपसमुच्चय हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया।
एक समुच्चय हम लोग लेंगे 3 4 6, 3 4 6 और 8। अब देखिए जो आपका ए है, ए के सारे अवयव 3 4 6 और 8, ए के सारे अवयव बी में है ना, तो यहाँ ए उप समुच्चय है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव यू में हैं। अब हम लोग निकालते हैं ए का पूरक, तो क्या होता है ए डैश, या इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं यू माइनस ए, मतलब यू में से ए को माइनस कर दीजिए, उसका पूरक निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमको वो अवयव लिखना है जो यू में तो हो लेकिन ए में ना हो। तो लिखिए पहला अवयव क्या है 1, देखिए इसमें 1 है नहीं, तो 1 हो गया। दूसरा 2, 2 भी नहीं है, 2 लिख दीजिए। 3 है इसमें, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। अगले आते हैं 4 भी इसमें है तो नहीं लिखेंगे। फिर 5 इसमें है कहीं नहीं, तो 5 नहीं है तो हम 5 लिखेंगे। 6 इसमें है नहीं लिखेंगे। 7 8 है नहीं लिखेंगे। 9 इसमें नहीं है लिख दीजिए, और 10 इसमें नहीं। तो ये हो गया आपका ए का पूरक समुच्चय, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए का पूरक समुच्चय। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पूरकों के गुणधर्म की। इसी के साथ हम लोग अब एक ये बात कर लेते हैं पूरकों के गुणधर्म। देखिएगा जैसे ए यूनियन ए डैश बराबर यू, ये देखा आपने, ए यूनियन ए डैश बराबर यू। कैसे? ए का ए क्या है, एक समुच्चय है, और ए डैश उसका पूरक समुच्चय है। अब यहां आप देखिए ये ए डैश है और ये ए है। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या निकलेगा? पहले तो हम ए डैश के सारे अवयव लिख दें। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि हमने लिया ही है यू का वो अवयव जो ए में नहीं है। यू के सारे अवयव जो ए में ना हो वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ए पूरक बनाते हैं। तो दोनों को अगर हम यूनियन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा यू। और अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या, अब देखिए यूनियन निकाला तो ए और ए डैश के सारे अवयव आपस में जुड़ गए तो हमारा यू बना दिए। ए और सारे अवयव जुड़ करके हमारा यू बना दिए। लेकिन अब अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो क्या मिलेगा? क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? बताइए, कोई एक अवयव ऐसा है जो दोनों में है? 3 4 6 8 1 2 5 7 9 10, तो नहीं, दोनों में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कॉमन हो। तो क्या मिलेगा? रिक्त समुच्चय। क्या मिलेगा हमको? रिक्त समुच्चय। अब देखिए दूसरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं पर पूरकों की संक्रियाएं हैं। अगर सम्मिलन, इंटरसेक्शन और दो सेटों का इंटरसेक्शन और यूनियन ले रहे हैं तो उन पे अगर हम संक्रिया लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट का, पूरक का, तो क्या निकलता है? तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो मिलता है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, आगे देखिए कितना नंबर हुआ था? 2। चलिए 2 के बाद अब हम लोग अगला देखते हैं, तीसरा। पहले आप किसी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ठीक है, और उसका फिर से पूरक निकाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो वो हमको वही सेट मिल जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं द्विपूरक नियम।
देखिए कैसे होता है, हम इसको आपको बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई एक सेट ले लीजिए ए, इसमें है 4, 6, 8 और 9, और आप एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए जिसमें होते हैं 4, 6, 8, 9, 2, 6, 6 नहीं, 6 हमने 6 2 बार हो जाएगा, ठीक, 2, 10, 12, ठीक है। तो देखिए अब पहले आप, अब यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि ए यू का उपसमुच्चय है, तो आप ये कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू के वो अवयव जो ए में न हो। 4, 4 ए में है मत लिखिए, 6, 6 भी है, 8, 8 भी है, 9, 9 भी है मत लिखिए। उसके बाद 2 नहीं है, 10 नहीं है, 12, तो 12 हमने निकाल लिया एक बार कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमको दोबारा भी निकालना है, तो दोबारा निकालिए एक कॉम्प्लीमेंट का, दोबारा भी हम यू से ही निकालेंगे। अब निकालिए कौन कौन सा, 4, 4 इसमें है नहीं है, 4 को लिख दीजिए, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, लेकिन 2, 2 है तो नहीं लिखेंगे, 10, 10 भी है तो नहीं लिखेंगे, 12, 12 भी है तो नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा समुच्चय हो जाएगा। और देखिए क्या ये ए के बराबर नहीं है, ए के बराबर नहीं है, तो ये हो गया हमारा ए उपसमुच्चय। ए का पूरक हम निकालेंगे तो ए समुच्चय हमको मिल जाएगा, जहां ए यू का उपसमुच्चय है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, अगर हम फाई का उपसमुच्चय निकालते हैं, सॉरी फाई का पूरक निकालते हैं, तो फाई सबका उपसमुच्चय होता है, और फाई का पूरक जब हम निकालेंगे तो फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होता, तो हमको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। और अगर हम यू का पूरक निकाल दें तो यू क्या है, यू में तो सारे अवयव होते हैं, तो कोई अवयव बचा ही नहीं, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक क्या हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने आपकी मैथ का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी को पूरा आपको बताया है। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। आप लोग आराम से लेक्चर को देखिए और एक एक करके धीरे धीरे आप सारे पॉइंट्स को पढ़िए, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अगर आपके कुछ भी प्रश्न बचते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।